अब आज की कहानी पे आते हैं। ये कहानी भी यूपी से है और पिछले कई दिनों से आप में से बहुत सारे लोगों ने इस कहानी की फरमाइश की, लेकिन अलग अलग चीज़ें होती गई तो इस वजह से इसकी बारी नहीं आई। लेकिन आज अक्सर हम लोग लव जिहाद के बारे में सुनते हैं। कुछ साल पहले तक ये शब्द था ही नहीं, या तो लव था या फिर जिहाद था, लेकिन लव और जिहाद दोनों को मिलाकर जो शब्द बना वो बहुत पहले नहीं हुआ करता था। ये शब्द एक तरह से नफरत का प्रतीक भी है, क्योंकि दोनों को जिस तरीके से मिलाया गया। लेकिन कुछ ऐसे क्राइम होते हैं जो फिर इसको सही भी साबित कर देते हैं कि हाँ ये ऐसे ही है। तो अलग अलग सोच, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये जो कहानी है ये वाकई एक अफसोसनाक कहानी है। एक लड़की 30 साल की, जिसकी शादी होती है, लेकिन शादी के बाद उसकी शादीशुदा ज़िंदगी सही नहीं चलती है। पति के साथ अनबन होती है, पति से तलाक हो जाता है, लेकिन शादी के बाद उसकी एक बेटी थी, तो बहुत कम वक्त में तलाक हो गया। अब बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी उसी के ऊपर, पति तो छोड़कर चला गया। तो वो अपना शहर बदलती है, शहर बदलकर एक दूसरे शहर में जाती है और अपनी एक दोस्त की मदद से, क्योंकि ज़िंदगी फिर से पैर पे उसको खड़ा करना था, अपनी बेटी को पालना था, तो एक पार्लर खोलती है और उस पार्लर की कमाई के ज़रिए अपने घर को चलाती है, बेटी की परवरिश करती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच सोशल मीडिया पे वो भी थी, पढ़ी लिखी थी। फेसबुक पे एक अनजान लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे फेसबुक में फ्रेंड बनते हैं, फिर एक दूसरे को फॉलो करते हैं, फिर बातचीत शुरू होती है, फिर मैसेंजर पे जाते हैं, मैसेंजर से बातचीत शुरू होती है। इसके बाद धीरे धीरे व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज होता है और ये दोस्ती, ये बातचीत आगे चलकर प्यार में बदल जाता है। फेसबुक पे जो लड़का था उसका नाम जो प्रोफाइल पे था वो अमित गुर्जर था। तो अमित गुर्जर नाम से उसने अपनी तस्वीर डाली, सारी चीज़ें थी। और इस लड़की को जो तलाकशुदा थी, इसका नाम प्रिया था। तो अमित गुर्जर से प्रिया को प्यार हो जाता है फेसबुक के ज़रिए। फिर दोनों की बातचीत होती है, फिर मोबाइल से बातचीत होती है और इसके बाद इन दोनों की फिर मुलाकात होती है आमने सामने। प्रिया की एक बेटी थी जिसकी उम्र करीब 9 साल हो गई थी, कशिश। अमित गुर्जर अपने आप को कुंवारा बताया और उसने कहा कि वो उससे प्यार करता है। प्रिया ने अपनी सारी कहानी बताई कि उसकी ज़िंदगी में बड़े सारे ऐसी चीज़ें आई हैं, बहुत ही उथल पुथल भरी ज़िंदगी रही है, पहली शादी नाकाम रही है, अब वो रिश्तों में और धोखा नहीं खा सकती, शायद बर्दाश्त भी नहीं करेगी। अमित उसे दिलासा देता है, तसल्ली देता है और कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी की परवरिश करूँगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी बेटी को भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। प्रिया को लगता है कि चलो ज़िंदगी ने फिर एक मौका दिया है एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए। अमित गुर्जर की वो बातों में आ जाती है, भरोसा करती है। इसके बाद अमित उसे अब अपने साथ उस शहर से उठाकर दूसरे शहर ले जाता है और वहाँ पे एक किराए का घर लेता है और अपने आप को वो एक पति के तौर पे पेश करता है अपने पड़ोसियों की नज़र में, और कशिश और उसकी माँ प्रिया को अपनी पत्नी और बेटी के रूप में। दोनों अब साथ रहने लगते हैं, शादी नहीं की, लिव इन में रहने लगे। लेकिन अमित ने लगभग प्रिया को ऐसे ही यकीन दिलाया कि वो उसकी जो हैसियत है वो एक पत्नी की है और कशिश की जो हैसियत है वो एक बेटी की है। खैर, अब दोनों साथ रहने लगे और प्रिया भी खुश थी, उसका अपना काम भी चल रहा था पार्लर का। धीरे धीरे वक्त बीतता है, करीब 4 साल हो जाते हैं दोनों को लिव इन में साथ रहते हुए। 4 साल के बाद दुनिया बदलती है, सोच बदलती है, दोनों के रिश्ते बदलते हैं। रिश्तों में अब वैसा प्यार नहीं रहा, थोड़ी सी कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है, बात पैसे की भी आती है, बात प्रॉपर्टी की भी आती है। तो प्यार में अब लालच भी दाखिल हो चुका था। अब वही अमित जो प्रिया से बेपनाह प्यार करता था, अब वो उसे पीछा छुड़ाना चाहता था। प्रिया को भी अब थोड़ा सा वो बदला बदला नजर आ रहा था, लेकिन यहाँ तक फिर भी ठीक था। उसे लगा कि एक बार वो पहली शादी में धोखा खा चुकी है, हो सकता है वक्त बदल दे, फिर से ये ठीक हो जाए। तो इसी भरोसे वो उसके साथ रह रही थी। लेकिन एक दिन एक ऐसी सच्चाई पता चलती है कि प्रिया का फिर सारा भरम ही टूट जाता है। फेसबुक पे जिस अमित गुर्जर से उसको प्यार हुआ, जिसके साथ वो सब कुछ छोड़कर रहने चली आई, अपनी बेटी को लेकर आई, एक नई ज़िंदगी बसाने के लिए आई, पता चला कि वो अमित गुर्जर है ही नहीं, उसका असली नाम शमशाद है। तो उसने अपनी पहचान ही गलत बताई। वो हिंदू नहीं, एक मुस्लिम लड़का था। इस बात की जब तस्दीक हुई तो प्रिया ने उससे पूछा कि अगर तुम शमशाद नाम से ही मुझसे मिलते और ऐसे ही होता तो हो सकता था मुझे तुमसे तब भी प्यार हो सकता था, तो इस झूठ की बुनियाद पे ये इश्क क्यों? जवाब था नहीं कुछ। यहाँ से इनके रिश्ते और ख़राब होने शुरू हो गए। इसके बाद झगड़ा भी बढ़ने लगा। अब धीरे धीरे ये नौबत आ गई कि शायद दोनों साथ नहीं रहते और कुछ पैसे की भी बात आने लगी थी। इसी दौरान में शमशाद लगातार बहुत सारे
क्राइम थ्रिलर देखता था, वेब सीरीज़ और ये, और हॉरर मूवी भी देखने लगा था। अब उसके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें आनी शुरू हो गई और अब वो प्रिया और कशिश से पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उधेड़-बुन में था कि कैसे पीछा छुड़ाए। क्राइम से बचना बड़ा आसान तरीका था, दोनों की ज़िंदगी अलग हो जाती, दोनों अलग हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमित यानी कि असली में शमशाद है, शमशाद के दिमाग में कुछ और चलने लगा। वो प्रिया को रास्ते से ही हटाने की सोचने लगा। इसके लिए उसने तमाम फिल्में देखी, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, और हिम्मत जुटाने के लिए वो आइडियाज़ की तलाश में था। आइडियाज़ उसको मिले क्राइम थ्रिलर से। इसी दौरान जब वो सब कुछ करना चाहता था, 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन में ये हुआ कि आप आज़ादी के साथ बाहर नहीं जा सकते, आप इधर से उधर नहीं जा सकते। कोरोना ने कई बंदिश की। मुझे लगता है इस पूरे देश में लॉकडाउन के दौरान या लॉकडाउन में ये पहला एक अजीब क्राइम हुआ है। तो अब वो एक तरफ कोशिश में है कि प्रिया से पीछा छुड़ाना है, लेकिन खाली प्रिया से काम नहीं चलता है। बेटी भी विटनेस है, 9 साल की उम्र, इतनी समझदार है कि वो बता सकती है पुलिस को। तो अब दो जिंदगी दांव पर थी। शमशाद को इन दोनों को निपटाना था, लेकिन 25 मार्च को लॉकडाउन हो गया और सारी गाड़ियां बंद, बाकी चीज़ें जो इधर है सभी को कहा गया आप घर में रहें। तो शमशाद घबरा गया कि वो क्या करे। फिर वो इंतजार करने लगा कि लॉकडाउन खत्म हो तो कुछ करेंगे। लेकिन 27 मार्च आते आते बात इतनी बढ़ गई, सच्चाई आने के बाद अमित का कि ये शमशाद है, घर में अब डेली लड़ाई झगड़ा होने लगा था कि उसे बहुत 27 मार्च को जब दोबारा झगड़ा हुआ तो उस दिन बहुत ज़्यादा हुआ। गुस्से में शमशाद ने प्रिया का गला दबाया और इस कदर दबाया कि प्रिया की जान चली गई। 9 साल की कशिश अपनी माँ को इस हाल में देख के रो रही थी। शमशाद से कह रही थी कि छोड़ दे, जिसने उसे अपनी एक तरह से बेटी का दर्जा दिया, वो बाप की हैसियत रखता था। लेकिन उसके अंदर का जानवर जाग चुका था। उसने प्रिया के बाद उस 9 साल की बच्ची कशिश का गला दबाया, दोनों को मार डाला। मारने के बाद उसने शराब पी। शराब पीने के बाद अब वो सोचने लगा कि क्या करें। 27 मार्च का इंसिडेंट है, 25 मार्च से लॉकडाउन है, लाश बाहर ले जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि बाहर इधर उधर टहलने पे और सोशल डिस्टेंसिंग भी है। तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। चादर में लपेट कर बेडरूम में दोनों लाशों को वहीं रात को उसने रखा और इसके बाद फिर अचानक उसे दृश्यम फिल्म की याद आई, अजय देवगन की, जिसमें थाने में लाश को दफनाई गई थी। उसे लगा कि इस वक्त लॉकडाउन में बाहर लाश को लेकर जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, तो इस लाश को यहीं घर में अगर ठिकाने लगा दे दृश्यम जैसा तो शायद बच जाए, और जब मौका मिलेगा तब इस लाश को यहाँ से निकाल कर कहीं नहर में फेंक देंगे। पहला ख्याल उसका नहर में फेंकने का था, लेकिन उसके घर से नहर की दूरी थोड़ी ज़्यादा थी और रास्ते में पकड़े जाने का खतरा था और ऊपर से लॉकडाउन था। तो इसलिए उसने मजबूरी में फिर कहा कि घर में ही दफनाते हैं। जिस बेडरूम में वो करीब 4 साल तक प्रिया और कशिश के साथ सोया, उसी बेडरूम के फर्श को उसने खोदने का फैसला किया। बेड हटाया, बेडरूम में गड्ढा किया, पूरी रात गड्ढा का खोदता रहा। चूंकि कोरोना लॉकडाउन, तो ऐसे में तो आप अपने रिश्तेदार के भी कोई घर नहीं जाता, भाई बहन के भी घर नहीं जा रहा है, तो कोई पड़ोसी भी किसी के घर नहीं आता। इसका उसको एडवांटेज मिला। किसी पड़ोसी को किसी से मतलब नहीं, सभी डरे में खुद ही कि कोरोना ना हो जाए, इसके करीब ना जाओ, नज़दीक ना जाओ। और इस सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर फ़ायदा शमशाद ने उठाया। तसल्ली से उसने घर में खुदाई की, बेडरूम में गड्ढा किया, दोनों लाशों को कपड़े में फिर बोरी में रखा, केमिकल लेकर आया, केमिकल लाशों पर डाली ताकि लाश जल्दी ख़राब हो जाए। उसके बाद उसने उस गड्ढे में दोनों लाशों को रखा, ऊपर से फिर केमिकल डाला, फिर गड्ढा बराबर किया, वापस बेड रखा गड्ढा बराबर करने के बाद, और तसल्ली से उसी रूम में 2 लाशों के ऊपर बेड रखकर वो सोता रहा। मार्च 27 तारीख की घटना थी। पूरा मार्च बीता, अप्रैल बीता, मई बीता, जून बीता, जुलाई आ गई। प्रिया की एक दोस्त थी जिसने उसके तलाक के बाद सबसे ज़्यादा मदद की थी, उसकी ज़िंदगी को फिर से ढर्रे पे लाने में, बेटी की परवरिश करने में मदद की थी उसने, जिसने उसका पार्लर खुलवाया था। उसका नाम था चंचल। चंचल और प्रिया में इतनी गहरी दोस्ती थी कि जब वो शमशाद के साथ आकर रहने लगी मेरठ में, तब भी इन दोनों फ़ोन पे अक्सर बात करते थे और जब भी मौका मिलता दोनों मुलाकात भी करते। कोई ऐसा दिन नहीं होता जब 2-3 बार चंचल और प्रिया फ़ोन पे बात नहीं किया करते थे। 27 मार्च के बाद अचानक ये सिलसिला खत्म हो गया, टूट गया। 27 मार्च के बाद प्रिया का कोई फ़ोन ही नहीं आता और चंचल जब फ़ोन करती तो प्रिया का मोबाइल स्विच ऑफ आता। कुछ दिन लगा चंचल को कि हो सकता है इधर उधर हो। अब दूसरा यहाँ पे भी लॉकडाउन ने फिर शमशाद का साथ दिया। लॉकडाउन की वजह से चंचल किसी और शहर में, प्रिया किसी और शहर में, गाड़ियाँ बंद, आपकी प्राइवेट के साथ साथ जो सरकारी बसें हैं वो भी बंद हैं, ट्रेन भी तब तक बंद है, सब कुछ हो गया।
और कई जगह ऐसा जहाँ पे आप बिना पास के जा नहीं सकते हैं, ट्रैवल कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए फ़ोन ही एक सहारा था। वो फ़ोन करती है और प्रिया का फ़ोन स्विच ऑफ आता। उसने कई बार शमशाद को फ़ोन किया तो उसने कहा कि वो ठीक है। उसने ये भी बताया कई बार कि अभी हमारी बातचीत बंद है, थोड़ा झगड़ा हो गया और मैं बाहर हूँ, लेकिन वो टालता रहा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4-5 महीने जब हो गए तब प्रिया को गायब हुए तो चंचल को शक हुआ। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इतने टाइम तक वो उसे फ़ोन ना करी, ये कभी हुआ नहीं। तब चंचल ने फिर फैसला किया, थोड़ा सा लॉकडाउन में रिलैक्सेशन हुआ, वो मेरठ पहुंची। मेरठ में जाकर उसने पुलिस में ये पूछा, क्योंकि उसे घर नहीं मालूम था कि एग्जैक्ट कहाँ पे है। तो पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि उसके एक दोस्त है और वो दोस्त इसी तरीके से उसका मोबाइल लगातार 5 महीने से बंद है और मुझे शक है कि उसको कुछ उसके साथ कुछ हो गया है। यहाँ पे पुलिस का एक रोल था कि उसकी मदद करती, लेकिन पुलिस ने भी टालना शुरू कर दिया। बल्कि एक पुलिस अफसर ने कहा कि आप रात के बाद मुझे फ़ोन करना या मिलना। ये ऑडियो भी बाद में आ गया। तो उस पुलिस वाले की भी फिर बड़ी किरकिरी हुई, पर चंचल ने हिम्मत नहीं हारी, वो एसएसपी के पास पहुंची, एसएसपी को सारी बात बताई। एसएसपी साहब ने इसको सीरियसली लिया, उस पुलिस वाले को भी पहले लाइन हाजिर किया और एक नई टीम बनाई और बोला कि इनके दोस्त को ढूंढो। इसके बाद धीरे धीरे अब शमशाद की तलाश शुरू हुई। तब तक शमशाद का पता भी मिला, लेकिन शमशाद को पता चल गया कि पुलिस वाले भी उसे ढूंढ रहे हैं और उससे पहले कुछ पुलिस वालों को वो पैसे देके बचता भी रहा था। तो वो घर से वक्त से पहले ही निकल के भाग गया। पुलिस उसे ढूंढती रही। आखिरकार एक एनकाउंटर में वो पकड़ा गया, उसको पैर पे गोली भी लगी। उसके बाद उससे पूछताछ हुई, तब उसने कहा कि वो साथ में थी, लेकिन हम दोनों का झगड़ा हो गया और वो घर छोड़कर चली गई लॉकडाउन के दौरान, और उसके बाद से हमारा कोई पता नहीं कि वो कहाँ है। पुलिस को उसकी कहानी में कोई दम नज़र नहीं आया। इसके बाद पुलिस ने अपना तरीका दिखाया और आखिरकार शमशाद टूट गया। फिर उसने कहानी सुनाई। उसने कहा कि मैंने तो उसको 27 मार्च को ही माँ बेटी को मार डाला और उन दोनों की लाशें मेरे बेडरूम में ही दफन है। इसके बाद पुलिस की टीम पहुंची। घर छोटा था, पहले दीवारों को जेसीबी मशीन से तोड़ा गया, फिर पुलिस और अपने साथ ले गए लोग उनके बेडरूम तक पहुंचे, फिर फावड़ा फर्श पे पड़ा, बेडरूम के फर्श को तोड़ा गया। करीब 5 महीने पुरानी 2 इंसानी कंकाल उस बेडरूम के ज़मीन के अंदर से बाहर आया और इस तरीके से ये कहानी खुली। शमशाद पुलिस हिरासत में है। अगर चंचल ना होती तो शायद ये दोहरे कत्ल का मामला कभी सामने नहीं आता। ये सबसे बड़े सीरियल किलर की कहानी है, लेकिन इस कहानी के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो ऐसा लगता है कि किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी है। एक शख्स पुलिस स्टेशन पहुंचता है और जाने के बाद कहता है कि मुझे गिरफ्तार करो। पुलिस वाला पूछता है क्यों, तो कहता है मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है। पुलिस वाला उसको फिर ध्यान से देखता है, उसे लगता है कि पता नहीं ये कुछ ड्रग्स लिया है इसने या क्या किया है। तो वो हंसता है और उसको कहता है कि ज़्यादा मेरा मूड मत ख़राब कर, वापस जा। वो कहता है मैं बहुत सीरियस बता रहा हूँ, मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है और मैं चाहता तो 500 को भी मार सकता था और मेरे पास सबूत भी है, आप चलो तो दिखाऊं। पुलिस वाले को उसको देख के लगता नहीं है, उसे लगा कि कोई मजाक करने चला है, तो उसको बड़ा बार बार कहता है यहाँ से भाग जा। वो जाने को तैयार नहीं। फिर वो कहता है मैं लॉकअप में बंद कर दूंगा, तो कहता है मैं उसी के लिए आया हूँ। लेकिन वो फिर भी पुलिस वाला मानता नहीं है और आखिर में वो उसको भगा देता है, वो चला जाता है वहाँ से। इस इंसिडेंट के 1 हफ्ते के बाद लाहौर पुलिस और एक पाकिस्तान का बहुत ही मशहूर उर्दू डेली न्यूज़पेपर है जंग के एडिटर को एक लेटर मिलता है और लाहौर पुलिस को। लेटर लिखने वाले ने ये लिखा था कि उसने लाहौर में 100 बच्चों का कत्ल किया है और वो पुलिस के पास गया था सरेंडर करने, लेकिन पुलिस वालों ने उसे भगा दिया और उसके पास सबूत भी है। उसने सिर्फ पुलिस को यकीन दिलाने के लिए कुछ बच्चों की लाशों के जो हिस्से हैं वो अभी भी रखा हुआ है, एक तय जगह पर एड्रेस है और वहाँ पे बाकी उसके कपड़े भी हैं, जूते भी हैं, फोटोग्राफ्स भी है, सब कुछ है। तो आप देख लो, आपको यकीन हो जाएगा। और मैं जो है अब चूँकि पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया तो मैं जा रहा हूँ रावी नदी में कूदकर अपनी जान देने के लिए। लेटर आता है, लाहौर पुलिस देखती है। लाहौर पुलिस के सीनियर अफसर भी उस लेटर को सीरियसली नहीं लेते, उनको लगता है कोई पागल है, कोई मजाक कर रहा है। लेकिन जंग न्यूज़पेपर के एडिटर इस लेटर को बहुत सीरियसली लेता है। वो कहते हैं कि इस लेटर में जो पता है कम से कम चलो उसको एक बार देख लेते हैं। तो अपने एक रिपोर्टर को, वो जाहिर सी बात है वो शायद कोई क्राइम रिपोर्टर ही होगा, उसको स्पॉट पे भेजते हैं जो लेटर में जगह थी, शाद बाग करके कोई जगह है लाहौर में। तो वो रिपोर्टर वहाँ जाता है, उस बताए हुए पते पे एक अलग सा घर था वो, मतलब वहाँ कोई रहता वहता नहीं था, ऐसा लगता था किसी ने यूं ही खरीद के डाल रखा है।
आसपास सन्नाटा, घर के अंदर दाखिल होता है। तो जब वो दाखिल होता है घर के अंदर तो पहली चीज़ देखता है कि घर की दीवार पे खून के निशान हैं। तो उस रिपोर्टर की हवा ख़राब होती है, उसे एहसास होता है कि जो ख़त में लिखा है अगर वो सच है और ये वही जगह है तो वो कोई भी होगा उसके दिमाग में एक अजीब सी फिर चीज़ चलती है कि आप वहाँ पे खड़े हैं जहाँ इतने बच्चों को मारा गया हो। दीवार से जब नज़र हटती है तो फिर देखता है कि अंदर 2-3 थैले हैं। उन थैलों को निकालता है तो उसमें छोटे छोटे बच्चों के और बड़े बच्चों के कपड़े थे। एक थैले में जूते थे, एक थैले में एक डायरी थी जिसमें कुछ बच्चों के नाम लिखे हुए थे, कुछ के फोटोग्राफ्स थे। जब ये सारी चीज़ देखता है फिर वो बाहर आता है तो अचानक उसके बाहर 2 ड्रम पे नज़र पड़ती है। उस ड्रम से अजीब सी स्मेल आ रही थी। उस ड्रम में एसिड था और उस ड्रम के अंदर कुछ बच्चों की लाशों के कुछ हिस्से भी थे जो गले हुए थे। रिपोर्टर बदहवास भाग के आता है, अपने एडिटर को बताता है कि ये जो लेटर में लिखा है और वहाँ खून के निशान से लेके बच्चों के कपड़े, तस्वीरें, डायरी, ये इस बात की गवाही दे रही हैं कि वो सच कह रहा है। जंग इस लेटर और अपने रिपोर्टर की इस जो वहाँ पे उसने देखा, इन सब चीज़ों को उस दिन अखबार में छाप भी देता है और साथ में पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि जो उसने लेटर दिया है उस लेटर की कही भी बात सच है। अब लाहौर पुलिस की हवा ख़राब होती है। 2 चीज़ें थी, एक वो लेटर पुलिस को भी गई, एक लेटर वो न्यूज़पेपर को भी गया। न्यूज़पेपर ने अपना फ़र्ज़ निभाया, पुलिस ने उसको नज़रअंदाज कर दिया। दूसरी, वो कातिल खुद पुलिस के पास चल कर आया था, पुलिस वालों ने गिरफ्तार करने की बजाय उसे पागल समझ के भगा दिया। अब ये चीज़ें आई और अचानक जब ये अखबार में खबर छपी, अगले दिन हड़कंप मच गया। फ़ौरन आला अफसरों की मीटिंग हुई, लाहौर पुलिस की एक टीम बनाई गई और अब इस कातिल को ढूंढने की कवायद शुरू हुई। उस खत से एक ये भी था कि उसने रावी नदी में कूद के जान दे दी है। तो पूरे रावी नदी के आसपास के एरिया में जाल बिछाकर जो लाश थी, बाकी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें तलाश करनी शुरू की गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई लाश मिली नहीं। फिर पुलिस को लगा कि शायद उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठ बोला है। कहते हैं कि पाकिस्तान के इतिहास में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी कातिल को ढूंढने के लिए जो सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चला है वो इसके लिए चला था। बहुत बड़ी पुलिस की टीम हर जगह भेजा गया, जहाँ पे फिर इस लेटर के ज़रिए इसने अपना नाम लिखा था। नाम था जावेद इकबाल। जावेद इकबाल के बारे में पता किया गया तो पता चला कि जिस घर में वो अलग रहता था, 4 लड़कों के साथ रहता था, उन लड़कों को उठाया गया। तो उन लड़कों से जब पूछताछ की गई तो उसने कहा कि हाँ, ये जो ख़त में लिखा है सही लिखा है, ये बच्चों को मारता था। उसकी फैमिली से पता किया गया तो फैमिली ने कहा कि हमने उससे ऑलरेडी किनारा कर लिया है। हैरानी की बात यह थी कि जावेद इकबाल बहुत ही अच्छी और अमीर फैमिली से था। इसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, ये खुद इसने अपना बिजनेस चलाया था। लाहौर के जो पॉश एरिया है वहाँ पे अपना एक विला लेके उसमें रहता था। तो अब फैमिली का भी जब आना शुरू हुआ है, इसका बैकग्राउंड आना शुरू हुआ है, यहाँ मीडिया में लगातार खबर चल रही है, बच्चों की लाशें गिनी जा रही हैं, कौन कब गायब हुआ, गिनती की गई कि हाँ लगातार बहुत सारे बच्चे गायब हुए, ख़ासतौर पर गरीब घर के बच्चे। तो बड़े पैमाने पे उसकी तलाश शुरू हो गई। पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और ख़ुद को कोस भी रही है पुलिस कि जो बंदा खुद चल कर आया था हमने उसको पकड़ा नहीं, और अब उसके लिए दिन रात भागा फिर रहे हैं। कोशिश जारी थी लेकिन जावेद इकबाल पुलिस के हाथ नहीं आया। यह ख़त जावेद इकबाल ने जो जंग और पुलिस को लिखा था, ये दिसंबर 1999 के फर्स्ट वीक में लिखा था, 5 या 6 दिसंबर में। 25 दिन तक तलाश जारी रही, जावेद इकबाल हाथ नहीं आया। 30 दिसंबर 1999, 30 दिसंबर 1999 शाम के करीब 7 बजे थे। लाहौर में न्यूज़पेपर डेली जंग का दफ्तर है जिसके एड्रेस पर उसने लेटर भेजा था। 7 बजे अचानक उस जंग न्यूज़पेपर के दफ्तर में एक शख्स जिसकी उम्र करीब होगी 38 साल, वो दाखिल होता है। पूछता है एडिटर कहाँ बैठते हैं। बताया जाता है उसको यहाँ पे। वो एडिटर के पास जाता है और एडिटर से हाथ मिलाता है और कहता है कि मेरा नाम जावेद इकबाल है। करीब 25 दिन पहले जो लेटर भेजा था वो मैंने आपको भेजा था। अब जाहिर सी बात है कि एडिटर की भी हवा ख़राब हो गई होगी क्योंकि कहानियाँ लगातार छप रही थी। फिर वो कहता है कि अपने किसी रिपोर्टर को बुलाइए और मेरा इंटरव्यू लीजिए, मैं अपनी पूरी कहानी सुनाना चाहता हूँ। न्यूज़पेपर के लिए एक बड़ी तो ये थी कि चलो हमारे पास एक्सक्लूसिव है। फ़ौरन रिपोर्टर आते हैं, बातचीत शुरू होती है। बातचीत के बीच में ही वो कहता है कि जैसे ही मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो जाए तब आप आर्मी को कॉल कीजिएगा और आर्मी से कहिएगा कि वो यहाँ आए और मुझे गिरफ़्तार करे।
पुलिस को मत बुलाइएगा, क्योंकि पुलिस पे मेरा भरोसा नहीं है। इंटरव्यू होता है, वो अपनी पूरी कहानी सुनाता है। इस दौरान में न्यूज़पेपर के दफ्तर की तरफ से जो वहाँ के आर्मी के जो भी सबसे नज़दीकी जहाँ पे जो थे उनको कॉल किया गया। आर्मी के जवान के करीब 20 लोग न्यूज़पेपर के दफ्तर आते हैं और इस इंटरव्यू के दौरान ही जो लगभग हो चुका था, एडिटर के पास पहुँचते हैं। एडिटर बताता है कि ये है जावेद इकबाल। आर्मी के लोग उसको अरेस्ट करते हैं और ले जाते हैं। पहले आर्मी पूछताछ करती है, वो अपनी सारी बातें मानता है, फिर उसको लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। इसके बाद अब वो पूरी कहानी अपना जो उसने सुनाया अखबार के दफ्तर में बैठकर, वही चीज़ें पुलिस को बताता है। तो अखबार में जो खबर छपी, जो उसका इंटरव्यू छपा, वो पूरी कहानी यूँ थी कि लाहौर के एक अच्छे परिवार से लड़का था, अमीर घराने से था, अच्छे कॉलेज स्कूल में वहाँ पढ़ा। जब ये 17 साल की उम्र का था, तब किसी पड़ोसी ने इसके ऊपर किसी बच्चे के साथ कुछ अजीब हरकत करने का इल्ज़ाम लगाया। पुलिस इसको उठा कर ले गई। इसका कहना था कि उस पड़ोसी ने मुझे झूठा फंसाया था और मैं उस क्राइम में शामिल नहीं था। इसको ले जाने के बाद पुलिस इसे बहुत मारती है, मारती पीटती है और इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। इसकी माँ जो है उससे बहुत प्यार करती थी, तो माँ अक्सर पुलिस स्टेशन आती थी और मिलती थी। फिर उसको जेल भेज दिया गया, जेल भी जाती थी। तो जब भी माँ आती थी हमेशा रोती थी। तो इसका कहना था कि मैं अपनी माँ को रोते हुए देखता था तो मुझे बड़ा अफसोस होता था। और इसी दौरान फिर कुछ वक्त के बाद माँ की मौत हो गई, शायद इस सदमे से, बाकी चीज़ें से। तब इसने एक कसम खाई, और इसने कसम ये खाई कि मैं पाकिस्तान की ऐसी 100 माँओं को जब तक नहीं रुलाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और 100 माँओं को रुलाने का मतलब है कि उनके 100 बच्चों का कत्ल करूंगा। और इसने 100 की कसम खाई, जेल से बाहर आया। अब इसने अपने कसम पूरा करने का सिलसिला शुरू किया। सबसे पहले, चूँकि माँओं को अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार होता है, छोटे बच्चों से ज़्यादा, तो ये सब इसके दिमाग में पहले से सब प्लान हो चुका था। ये आता है, अच्छे घराने से था, पैसे वाला, पर किन बच्चों को मारे, कैसे उठाए। तो पहला काम जो इसने किया, इसने लाहौर के उस इलाके में एक वीडियो पार्लर खोला। और वहाँ पे सारे उस वक्त जो वीडियो गेम का बड़ा चलन था ये, और ये बात है करीब 96, 7, 8 की होगी। तो उसने वीडियो पार्लर खोला। वहाँ बच्चे ही ज़्यादातर गेम खेलने आते थे। तो जो छोटे बच्चे होते थे जो गेम खेलने आते थे, तो बीच बीच में क्या करता था कि ये कई बार रेट कम कर देता था। बच्चे खुश हो जाते थे, लेकिन उनको हाथ नहीं लगाता था ये कुछ। ये उस वीडियो पार्लर में ही अपना ही एक गेम खेलता था। गेम ये खेलता था कि जब बच्चे देखता था कि बहुत सारे गेम खेल रहे हैं, तो एक 100 का नोट ज़मीन पे गिरा देता था। उसके बाद ये दूर से बैठकर बस देखता था कि इस पैसे को कौन उठा रहा है। जो बच्चा उठाता था, जाहिर सी बात है, चुपचाप से जेब में रख लेता था, बताता नहीं था किसका है, ये पकड़ लेता था। उसके बाद ये कहता था कि 100 का नोट यहाँ पे गिरा है, किसी ने उठाया है। सारे बच्चे मना कर देते थे। फिर ये कहता था तलाशी लेंगे, और इसे मालूम है चूँकि इसने देख रखा है जेब में रखते हुए। तो जिस बच्चे के नोट जेब से निकलता था, ये उसको उसी वीडियो पार्लर के अंदर एक दूसरा कमरा वहाँ ले जाता था, इसके साथ उल जुलूल हरकत करता था, और फिर वापस उस बच्चे को वो 100 का नोट दे देता था ताकि वो कुछ कहे नहीं, और बच्चा चला जाता था। यहाँ से इसने शुरुआत की, लेकिन फिर लगा कि इनको मारने से ये कि यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं सारे आसपास के अच्छे घरों के बच्चे हैं, तो शायद वो अपनी कसम पूरा करने से पहले पकड़ा जा सकता है। तो इसने ये आइडिया छोड़ दिया। इस बीच में क्या हुआ कि वीडियो गेम की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे थे वहाँ पे, तो माँ बाप और पड़ोसी भी थोड़े वो हो गए, तो अपने बच्चों को उन्होंने भेजना बंद कर दिया। तो इसका वीडियो पार्लर का फिर धंधा नहीं चला, इसने वो छोड़ दिया। फिर इसने एक उसी को बंद करके एक एक्वेरियम खोला, रंगीन मछलियाँ छोटी छोटी ये वो, और ये भी इसलिए कि बच्चे यहाँ ज़्यादा देखने आए, क्योंकि उसके निशाने पे बच्चे थे। वो चलाया, वहाँ पे भी ये बच्चों के साथ यही गेम करता, 100 रुपये गिराता। लेकिन फिर उसे लगा कि इसमें ख़तरा है, लेकिन वहाँ कुछ बच्चे ऐसे आए जो बेहद गरीब घर के थे, उनको इसने अपना शिकार बनाया। वहाँ से उनको ले गया एक दूर में, इसका एक और इसने छोटा सा एक बेवान जगह पे एक खाली घर टाइप का था, तो ये बच्चों के साथ गलत हरकत करता, वहाँ ले जाता, और उस कमरे में जहाँ से उसके बाकी सारे सामान बरामद हुए थे लेटर के बाद, एक लोहे का चेन होता, उस लोहे के चेन से ये बच्चे का गला घोटता, लाश के टुकड़े करता, उसके बाद ड्रम में एसिड रखता और उसमें सारे टुकड़े डाल देता। जो बचता उसको निकालता और फिर ले जाकर वहीं रावी नदी में बहा देता। ये सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद फिर इसने एक्वेरियम की दुकान भी बंद कर दी।
अब इसने उन बच्चों को निशाना बनाना शुरू किया जो लाहौर की सड़कों पे या तो घर से भाग कर दूसरे शहर से आए थे, गरीब थे, यतीम थे। उनको एक एक कर उठा के ले जाता, सेम लोहे के चेन से गला घोटता, टुकड़े करता और फिर लाश को डुबोता तेज़ाब में और फिर बहा देता। ये सिलसिला चलता रहा और करीब 100। और ये एक चीज़ और करता, हर बच्चे को मारने के बाद ये डायरी में बाकायदा उस बच्चे से उसका नाम पूछता, नाम लिखता, उसकी उम्र लिखता और सीरियल नंबर भी डालता कि किस नंबर का शिकार किया उसने। कुछ बच्चों के वो फोटोग्राफ्स भी जो है खींच के रखता अपने पास और वो सारी चीज़ें डायरी के अंदर मेंटेन करता। चूँकि ज़्यादातर बच्चे बाहर से आए थे, भाग कर आए थे और गरीब थे, तो इतनी सारी चीज़ें हुई नहीं। मिसिंग की रिपोर्ट माँ बाप ने लिखाई, पुलिस ने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया, तो ये सिलसिला चलता रहा। जब 100 कत्ल हो गए तब ये पहली बार जब इसने डायरी देखी कि ये 100वां शिकार है, 100 कत्ल करने के बाद ये पुलिस के पास पहुंचा था। पुलिस के पास जाने से पहले इसने ये किया कि जो आखिरी इसने 5-10 कत्ल किए थे उनके बच्चों को जब इसने एसिड के ड्रम में डाला था तो उसकी चीज़ें निकाल कर नदी में नहीं बहाई, बल्कि उसको उसी में छोड़ दिया, ये सोच कर कि ये प्रूफ है। पुलिस कहेगी कि अगर तुमने इतने मारे तो कहाँ है लाशें, इसने तो सारी बहा दी, वो मिलेंगी नहीं, लेकिन कुछ मिल सकती हैं। तो 5-10 के जो हिस्से थे अंक के वो उसने उस ड्रम में डाल के छोड़ दिया था ताकि पुलिस आए तो ये प्रूफ के तौर पे हो कि हाँ मैंने कत्ल किया है। 100 की गिनती पूरी होते ही ये पुलिस के पास पहुंचता है, जो मैंने आपको शुरू में बताया। पुलिस वाले यकीन नहीं करते हैं, फिर ये अखबार के एडिटर को लेटर लिखता है, फिर भी पुलिस इसे नहीं पकड़ पाती है। फिर ये खुद 30 दिसंबर 1999 को जंग न्यूज़पेपर के दफ्तर पहुंचता है और इंटरव्यू देता है। आर्मी के आती है और इसे उठाकर ले जाती है। अब इसके बाद पाकिस्तान में जब इसकी कहानी आती है, हो हल्ला शुरू हो जाता है। 100 बच्चों का कातिल, मतलब सोच से परे की चीज़ है। जिस तरीके से मौत दी उसने, वो लोहे की जंजीर की भी तस्वीरें आई, उस ड्रम की भी आई जिसमें एसिड है, बच्चों की तस्वीरें थी, कपड़े थे, मोजे थे, जूते थे, सब चीज़ इसने संभाल कर रखा था सबूत के तौर पर। फिर इसने पुलिस को जो बयान दिया, उसने ये कहा कि मैं चाहता तो 500 बच्चों को मार सकता था और तब भी पुलिस मुझे नहीं पकड़ती। जैसे अभी मैं 100 कत्ल कर चुका हूँ और पुलिस ने मुझे नहीं पकड़ा, तो मैंने खुद सरेंडर किया। तो पूछा गया कि तुमने फिर 100 से ज़्यादा क्यों नहीं मारा, 100 में ही क्यों रुक गए? तो उसने कहा कि मैंने जेल में कसम खाई थी अपनी माँ को सामने रखकर कि मैं 100 माँओं को रुलाऊंगा और तब मेरा बदला पूरा होगा। तो इसलिए 100 बच्चों को मारने के बाद मेरी कसम पूरी हो गई थी, तो मुझे लगा कि अब आगे कुछ किसी और को नहीं मारूंगा, इसीलिए मैं 100 पे रुक गया। रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी कहानी थी। मीडिया ट्रायल शुरू हुआ, इसको कोट लखपत जेल में भेजा गया। उसी कोट लखपत जेल में जो बहुत ही मतलब हम लोगों के लिए बदनाम भी है, हमारे जो हिंदुस्तानी जासूस या फिर बाकी जो फौजी थे उनको वहाँ बहुत टॉर्चर किया जाता है। सरबजीत की मौत वहीं हुई थी। तो कहते हैं कि पाकिस्तान जेल में जब ये था और पाकिस्तान के जेल के जो पाकिस्तानी कैदी थे, जब उन्होंने भी इसके किस्से सुने तो उनको इतना गुस्सा आया कि जब मौका मिलता था तो इसको पीट देते थे। इसके साथ इसका एक और भी साथी था, दोस्त था, जिसको पुलिस ने पकड़ा था। 4 लड़के थे जो कमरे में थे, जो इसकी मदद करते थे लड़के को लाने ले जाने या लाश निपटाने में। एक को तो जब पुलिस ने उठाया था तो वो पुलिस स्टेशन में ही विंडो से कूद के उसने सुसाइड कर लिया था। 3 और थे इसके समेत, ये सब पकड़े गए थे। बट 2 लोगों को पूरे मुकदमे की कार्रवाई के बाद एक जज थे वहाँ के, अल्लाह बख्श उनका नाम, जब उन्होंने पूरे मुकदमे की कार्रवाई सुनी तो कहते हैं कि हर दिन जब मुकदमा शुरू होता था और गिनतियाँ और मौत के तरीके को बताया जाता था तो अल्लाह बख्श जज तो जो थे उनके चेहरे पे एक अजीब सी बेचैनी आ जाती थी। और आखिरकार उन्होंने अपना फ़ैसला सुनाया और उस फैसले में जो कहा वो पाकिस्तान के इतिहास में कभी कोई दूसरा ऐसा किसी जज ने ऐसा फ़ैसला नहीं पढ़ा। लिखा कि तुमने जो किया है तो कायदे से तुम्हें जो सज़ा दी जा रही है वो ये कि 100 बार तुम्हें फांसी पर लटकाया जाए। मतलब एक बार फांसी दी जाए, मर गए, लेकिन उसके बाद 99 बार और लटकाए, क्योंकि तुमने 100 कत्ल किए। 100 बार फांसी पर लटकाने के बाद जब नीचे उतारा जाए तो तुम्हारे जिस्म के 100 टुकड़े किए जाएं और उन 100 के 100 टुकड़ों को तेज़ाब के ड्रम में डाला जाए। तुम्हारी सज़ा यही है। अब एक जज का फैसला ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि आपको उसको अमल तो करना पड़ेगा। और पाकिस्तान में इस तरह का ये अजीब एक फ़ैसला था। अब इस फैसले को लेके पूरे पाकिस्तान की मीडिया में हड़कंप मच गया। जो विदेशी मीडिया है, यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, यहाँ से सब इन लोगों की इस फैसले पर नज़र पड़ी। BBC ने इस पर पूरा, और जो ह्यूमन राइट के जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, ये तो जंगल राज है, किसी को इस तरीके से सज़ा नहीं दी जा सकती।
तब पाकिस्तान सरकार हरकत में आई और पाकिस्तानी सरकार को स्टेटमेंट देना पड़ा कि जज साहब ने जज्बात में ऐसे फैसले लिखे हैं, लेकिन एक सभ्य और शरीफ समाज में इसके लिए कोई गुंजाइश, कोई जगह नहीं है, तो ऐसे नहीं दिया जाएगा। हाँ, उसको फांसी की सज़ा होगी, सज़ाए मौत होगी, लेकिन जैसे आम लोगों को फांसी दी जाती है वैसी होगी। तो जो जज का हुक्म था, जाहिर सी बात है उसको फिर रूल आउट कर दिया गया और फांसी की सज़ा दी गई। अक्टूबर 2001 में फांसी देनी थी, शायद 10 अक्टूबर के बाद, लेकिन 8 अक्टूबर को ये 2 लोग जेल में बंद थे। फिर इनको जब पिटाई हुई थी तो अलग सेल में रखा गया था। जावेद इकबाल और उसका जो दूसरा साथी था उसका नाम था साजिद अहमद। फांसी से कुछ दिन पहले कोट लखपत जेल के अंदर 8 अक्टूबर 2001 को जावेद इकबाल और साजिद अहमद, इन दोनों की लाशें उनकी सेल में मिलती हैं। गले में फंदा था और ये भी कहते हैं जिस्म नीला पड़ गया था, शायद जहर दिया गया हो। इनकी लाशें बाहर आने के बाद हालांकि जेल के स्टाफ सस्पेंड हुए, इंक्वायरी बैठी और उसमें ये इंक्वायरी में लास्ट में कहा गया कि इन दोनों ने खुदकुशी कर ली है। लेकिन जो वहाँ की चश्मदीद हैं और जो वहाँ की मीडिया की रिपोर्ट आई थी वो ये थी कि इन दोनों को एक्चुअली कोट लखपत जेल के जेल स्टाफ की मिलीभगत से कैदियों ने मार डाला था। तो फांसी से पहले फांसी का फंदा चढ़ा, शायद जहर भी दिया गया, लेकिन कानूनी मौत नहीं हुई, इसको खुदकुशी का नाम दिया गया। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसी कहानी, ऐसा सीरियल किलर जिसने 100 बच्चों को मारा है, इसकी कोई दूसरी मिसाल अभी तक सामने नहीं आती है।